हेलो नमस्कार दोस्तों हाल ही में एनसीईआरटी के द्वारा एक नई बुक रिलीज की गई है मधुरिमा फाइन आर्ट्स की। और उसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी का विषय क्या था? आप सबने पढ़ा होगा ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को। बेसिकली हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनको याद रखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे ब्रॉन्ज कास्टिंग की गई थी लॉस्ट फिक्स टेक्निक के बेसिस के ऊपर से। और नॉर्मली हमें ये भी पता है कि ये जो इमेज है ब्रॉन्ज कास्टिंग गर्ल की, ये बेसिकली एक न्यूड टॉर्सो के रूप में है। इनके द्वारा कोई कपड़े नहीं पहने गए पर ज्वेलरी पहनी गई है। खैर एनसीईआरटी का ये मानना है कि अब नई जनरेशन को ये इमेज की जगह ये बाजू वाली इमेज पढ़ाई जाएगी, जिसको अभी मैंने हाईलाइट करके रख रहा हूँ, ये वाली। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी को लग रहा है कि संस्कारी हमें वी विल सी की एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को। और ख़ास करके ये जो न्यूडिटी प्रमोट की जा रही है इन द स्कल्पचर आर्ट, उसको हम लोग शायद ना दिखाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मुद्दे के विषय क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम प्रतीक नायक है। आप में से जो भी विद्यार्थी अभी नया नया जुड़ रहा है उन सबको परिचय दे देता हूँ। मैं पिछले 12 साल से हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आप ये प्रोफाइल के ऊपर सीधा स्कैन करके चले जाइएगा, क्यूआर कोड के ऊपर आपको मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल मिल जाएगी कि हम क्या कराते हैं। खैर मुद्दे की विषय ये नहीं है। मुद्दे की विषय आपकी ये ब्रॉन्ज कास्टिंग गर्ल है। आप सबको पता ही होगा कि ये जो ब्रॉन्ज कास्टिंग गर्ल है इसकी डिस्कवरी 1920 के दशक में हुई थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जब डिस्कवरी हुई 1920s के बाद, तो उसके अंदर मोहनजोदड़ो के अंदर से ही ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट मैके, उनके द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई। इसको एक मेटलर्जी के आर्टिफैक्ट के रूप में कंसीडर किया गया। सालों से हमारी किताबों के अंदर ये पार्ट रहा है। मतलब आप देख जाओगे तो नई नई करके हमारे किताब के अंदर जब से ही एनसीईआरटी को पढ़ाया जा रहा है, मुझे तो याद है जहाँ तक 25-30 सालों से इमेज तो मैं देख ही रहा हूँ सर, ठीक है। और अभी ही क्लास 9 की एनसीईआरटी जो मधुरिमा करके एनसीईआरटी है, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है, उसमें इस इमेज को ब्लर कराया गया है, राइट। ये बेसिकली स्कल्पचर है, करीबन 2500 साल पुराना है। ब्रॉन्ज कास्टिंग इसके अंदर सर परिडी के रूप में की गई है। मोहनजोदारो के अंदर विल सी की इसको एक्सकेवेट किया गया था और बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की स्किल को भी दर्शाता है। अब दिक्कत क्या हो गई एनसीईआरटी को सर, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये मानना है कि ये जो हमारी नई किताब है एनसीईआरटी की, कौन सी है, मधुरिमा करके जो फाइन आर्ट्स की किताब है, उसके अंदर हमें ओरिजिनल फोटोग्राफ की जगह ये वाला इमेज डालना चाहिए सर, ठीक है। बीच में इन्होंने डिजिटल शेडिंग कर दिया है, जिसके कारण कुछ जो वी विल सी की प्राइवेट पार्ट से उसको कहीं ना कहीं इन्होंने शेड करने की कोशिश की है, राइट। और एक कवर्ड इफेक्ट देने की कोशिश की है। एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि ये डिबेट क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्यों किया गया था। तो देखिए एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या विल सी की जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें बहुत लोगों का ये मानना है कि ये ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों था? क्योंकि एज अप्रोप्रिएट चीज़ें आपको विल सी की टीच करनी चाहिए, राइट। अब खासियत ये होती है कि जो टेक्स्ट बुक है वो सब एडोलसेंस को, बच्चों को विल सी की सिखाई जाती है। बहुत सारे केस के अंदर पेरेंट्स भी ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी लोगों ने कहा है कि भाई देखो, एज के हिसाब से अगर एजुकेशन मिलती है तो ये ठीक है। और इसी के कारण वी विल कम टू नो कि यहाँ पे इन्होंने इसको आइडेंटिफाई कराया कि भाई देखो, छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, अभी धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं, तो उनको कुछ चीज़ें अभी ना दिखाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, राइट। तो माइनर माइनर मॉडिफिकेशन है। पूरा का पूरा आर्ट फॉर्म को ऐसा का ऐसा ही रखा गया है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली हटा दिया गया है। पर एक ये पर्सपेक्टिव आपको यहाँ से मिलता रहता है। दूसरा, इसी के अंदर से आपका एक पर्सपेक्टिव आता है जिसे हम लोग कहते हैं सोशल सेंसिटिविटी। क्यों? क्योंकि देखिए भारत के केस में जो बच्चे हैं अलग अलग स्कूल से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग कल्चर से आते हैं, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। अब उन सब के बीच में आपको एक कॉमन फ्रेमवर्क पढ़ा के आपको सेटअप करना पड़ता है ना। तो इंडिया इतना डाइवर्सिटी वाला कंट्री है जहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखे जाते हैं, फिलॉसफीज देखी जाती है, आइडियोलॉजी देखी जाती है। तो सामाजिक रूप में जितना सेंसिटिव करने की कोशिश करोगे उतनी चीज़ें ठीक रहेगी। इसके कारण भी बहुत लोग कहते हैं कि ये चीज़ सही है, इसमें कुछ गलत नहीं किया गया है सर, ठीक है। इसी के अंदर एक तीसरी कंट्रोवर्सी भी काफ़ी लोगों का ये मानना है कि देखो, आज मेनली हमारे यहाँ पे जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, जिसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले है बच्चों की लाइफ को शेप अप करने के लिए। बहुत केस के अंदर पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, होम स्कूलिंग कराते हैं, या बच्चे विल सी की घर पे अपने माता पिता के साथ अभ्यास भी कर रहे होते हैं। और बहुत बार पेरेंट्स को भी ऑब्जेक्शनेबल लगता है जब बहुत बार सेंसिटिव चीज़ें जो है वो हाईलाइट की जाती है इन द टेक्स्ट बुक और इन द फॉर्म ऑफ करिकुलम एज वेल। भारत में इसके पहले भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, आप सबको पता होगा कि नहीं पता, पर सेक्स एजुकेशन की जब बहुत स्कूलों के द्वारा इंट्रोड्यूशन कराने की कोशिश की गई तो उसमें भी बहुत सारे पेरेंट्स थे, सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स से, जिन्होंने इसका विरोध किया था। विरोध क्यों किया था? उसके पीछे का कारण एक ही था कि भाई देखो, दिस इज नॉट द राइट एज टू टीच द स्टूडेंट्स अराउंड। तो शायद यहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी का एक विषय देखा गया है। इसके कारण हाँ, जो इतिहास के केस के अंदर या कल्चर के केस के अंदर देखोगे तो लोगों ने कंट्रोवर्सी अवॉइड करने के लिए एनसीईआरटी वालों ने कहा कि भाई ये तो ज़रूरी था सर, ठीक है। और मेन फोकस क्या है? देखिए, मेन फोकस इसके पीछे का कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, इमेज को भले आपने ऑल्टर कर दिया है, राइट, पर उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव जो पढ़ाने का है वो तो सेम ही है।
क्या इस इमेज के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ाया जाएगा? ऑब्वियस है। मेटलर्जी के डेवलपमेंट को, लॉस्ट वैक्स टेक्निक को पढ़ाया जाएगा? ऑब्वियस है। वहाँ पे स्कल्पचर की आर्ट की ओरिजिन कैसे हुई वो पढ़ाई जाएगी? ऑब्वियस है। खाली और खाली एनाटॉमिकल चीज़ें जो है उसको नहीं पढ़ाई जाएगी। ऐसे भी आप देखिए आर्ट एंड कल्चर के अंदर में अगर आप इतिहास को भी जानते होंगे तो हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी को बहुत ही कम स्टडी करते हैं, राइट? तो एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से लोगों का ये मानना है कि भाई देखो ये जो मिडिल पार्ट है बॉडी का, जो टॉर्सो का पार्ट है उसको कवर किया गया, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि देखिए कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी जो है वो स्कल्पचर आर्ट का डेवलपमेंट है। ये स्कल्पचर आर्ट के साथ साथ त्रिभंग, जिसे हम लोग कहते हैं कि बॉडी के पोस्चर को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना हो, या इसी के साथ जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक के रूप में मैंने आपको बताया सिर परड्यू है, वो सब तो इसमें कवर करा ही गया है सर, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव में कुछ गलत नहीं है, ऑब्जेक्टिव जिस तरह से होना चाहिए वैसा ही है सर, ठीक है? तो सवाल यहाँ से ये निकल के आ जाता है कि एजुकेशनल फोकस अगर ऐसा का ऐसा रह रहा है तो उसको लेके कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? तो देखिए कंट्रोवर्सी के पीछे मल्टीपल रीजंस है। इनफैक्ट एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के जो समर्थक है उन्होंने कहा है कि देखो प्रैक्टिकलिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे अभ्यासक्रम का सर, ठीक है? और ये प्रैक्टिकलिटी के कारण एनसीईआरटी पिछले साल भी चर्चा में आई थी। ये हुआ था कि इन्होंने स्टैंडर्ड 8 की जब हिस्ट्री की किताब निकाली गई ना, एक्सप्लोरिंग इंडिया सोसाइटी एंड बियॉन्ड, तो उसमें ये मराठा एम्पायर का मैप दिखा दिया गया। उसको लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो, क्योंकि ये मैप के अंदर मराठा एम्पायर के पार्ट के रूप में राजपूताना रीजन को भी इंक्लूड किया गया था और उसको लेके भी काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया था, प्रोटेस्ट किया था, कहा था कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि राजपूताना जो रीजन्स थे वो कभी मराठा एम्पायर का पार्ट रहे ही नहीं थे सर, ठीक है? तो मेनली स्कूल्स और टेक्स्ट बुक्स जो होती है वो सिंप्लीफाई करती है, ड्राइंग्स को रीड्रॉ करने की कोशिश करती है, इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल्स भी बहुत बार दिए जाते हैं, कार्टून्स के रूप में चीज़ों को सिखाया जाता है, राइट? तो शायद इसी के कारण इन्होंने ये बताया कि देखो हम लोग ये चेंज कर रहे हैं। अब देखिए ये चेंज के समर्थक है जो, वो लोग तो अपने हिसाब से वो बोलते रहेंगे, पर रियलिटी क्या है? व्हाट इज़ द रियलिटी अराउंड? रियलिटी ये है कि ये जो चेंज है इसको बहुत लोग कहते हैं कि एक तरह से गलत है। क्यों गलत है? तो उसके पीछे के अपन तर्क देखने की कोशिश करते हैं। देखिए संस्कृति अगर आपको बचानी हो, संस्कृति के केस में आप बहुत सारे इसके ऊपर एग्जाम्पल ले सकते हो, पर आर्ट को आर्ट फॉर्म के रूप में रहना चाहिए, ये सबसे पहला मानना है सर, ठीक है? अब देखिए कि ये जो महाशय है मेरे पीछे, आप इनका फोटो देख पा रहे होंगे, इनका नाम है माइकल डेनिनो। माइकल डेनिनो आप सबको पता है कि नहीं पता है, पर वो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक कमेटी जो है, ये टेक्स्ट बुक कमेटी के मेंबर रह चुके हैं सर, ठीक है ना? अभी भी जो लेटेस्ट रिवीजन हुआ है उसी के। उन्होंने तो बहुत क्लियर कट कहा है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट को आप कवर करते हो, इस तरह से हाईलाइट करने की कोशिश करते हो, तो उसकी हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, राइट? ऐतिहासिक रूप में कोई भी इमेज को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये इमेज कैसी होनी चाहिए? ये इमेज की अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है सर, ठीक है? पर जैसे ही आप उसको कवर करोगे तो इट विल लुक लाइक अ फेक आर्टिफैक्ट, है ना? ये तो आपको पूरी तरह से गलत देखने को मिल जाएगी, राइट? एक ऑल्टरिंग की गई है, एक तरह की आप देखोगे तो उसके साथ छेड़खानी की गई है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है सर, ठीक है? दूसरा, माइकल डेनिनो तो वहाँ तक बताने की कोशिश करते हैं कि भाई बच्चे यही की यही इमेज जो है ये म्यूज़ियम में देखेंगे तो क्या करेंगे? उनको म्यूज़ियम में देखोगे तो उनको ये समझ में आएगा कि उनको गलत पढ़ाया जा रहा था सर, ठीक है? अब जैसे ये जो डांसिंग गर्ल की आप लोग इमेज देख रहे हो ना, ये डांसिंग गर्ल की इमेज आज की तारीख में भारत के म्यूज़ियम में अवेलेबल है। आप दिल्ली में चले जाओगे नेशनल म्यूज़ियम के अंदर, और नेशनल म्यूज़ियम के अंदर यही इमेज आपको एज इट इज़ कंडीशंस के अंदर देखने को मिल जाएगी, राइट? ये वाली इमेज सर, ठीक है? ये वाली नहीं है, सेंसर्ड वाली भी सर, ओके? तो आप म्यूज़ियम के अंदर एक साइड के ऊपर एंकरेज करते हो कि बच्चों को म्यूज़ियम्स में भेजना चाहिए, उनको एजुकेशन देना चाहिए, उनको फील्ड लर्निंग देनी चाहिए, टेक्स्ट बुक के बाहर, क्लासरूम के बाहर उनको पढ़ाना चाहिए, और दूसरी साइड के ऊपर आप देखने की कोशिश करोगे तो बुक के अंदर कुछ और दिखाया जा रहा है, म्यूज़ियम में कुछ और दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है एज अप्रोप्रिएट है। इनफैक्ट एज अप्रोप्रिएट के केस में भी आप देखिए ये स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी है सर, ठीक है? 9वीं कक्षा का बच्चा नई करके आप देखोगे 14-15 साल की उम्र का हो जाता है, एडोलसेंस के अंदर आ जाता है, राइट? उसको सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी वस्तु गुड बैड है, उसके केस में भी धीरे धीरे करके समझ आने की शुरुआत हो जाती है, राइट? तो वैसा तो है नहीं कि हम बहुत ही छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट ये टॉपिक था ही नहीं, एनाटॉमी का टॉपिक तो पढ़ाना ही नहीं था। मेन इश्यू जो था वो तो आपको कल्चर पढ़ाना था सर, ठीक है? तो आप कल्चर पढ़ाने की जगह ऊपर से बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करवा रहे हो। सबसे बड़ी गलती इसके अंदर ये आपको देखने को मिल जाती है कि जब आप हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी को घुमा देते हो ना, तो हिस्ट्री ओरिजिनल नहीं रहता है। और भारत के अंदर या दुनिया के अंदर बहुत सारी सभ्यताओं
खजुराहो के केस में ये हुआ है कि जब आप ऑथेंटिकेटेड हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हो तो आइडेंटिकल क्राइसिस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इतिहास को हमेशा से अगर समझना है तो आप उसको तथ्य के साथ बताइए, सही गलत जो है वो सामने वाला व्यक्ति खुद परसीव करके समझ लेगा। हम क्या होते हैं कि भाई उसको इस तरह से आइडेंटिफाई करवाए, राइट सर, ठीक है। तो एक तो म्यूजियम की कॉन्ट्राडिक्शन एक तो बहुत सारी देखने को मिल जाती है। आप म्यूजियम में पूरा का पूरा ओरिजिनल स्कल्पचर देखोगे, वहां आपको गलत नहीं देखने को मिलता है, पर टेक्स्ट बुक के अंदर आप सेंसर करने की कोशिश करोगे। ये चीज़ भी माइकल डेनिनो ने आइडेंटिफाई किया सर, ठीक है। इनफैक्ट ये चीज़ करने से अल्टीमेटली बच्चों की जो फील्ड विजिट के अंदर जो क्यूरियोसिटी वो जगेगी। बच्चे ऊपर से ये इमेज को आपने ब्लर करके रखा है तो और कुछ सर्च करने की कोशिश करेंगे। और आज की तारीख में इंटरनेट के ऊपर कितनी सारी वल्नरेबिलिटीज अवेलेबल है सर, ठीक है। क्योंकि आप जैसे ही कुछ चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हो, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है। और आज का बच्चा ऐसा नहीं है कि भाई आज के 40 साल पहले की उम्र का बच्चा है जिसको कोई नॉलेज ना हो। आज के बच्चे को सब कुछ चीज़ें अवेयर है सर, ठीक है। ऊपर से वो इंटरनेट के ऊपर सर्च करेगा, बहुत सारा कंटेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, कहीं और लैंड करेगा, वो ऑल वल्नरेबल हो जाएगा सर, ठीक है। उसको अपनी आइडेंटिटी के ऊपर भी सवाल होगा, या कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हिस्ट्री के अंदर गलत फैक्ट्स पढ़ाए जा रहे थे, उसके अंदर भी भरोसा उठ जाएगा सिस्टम के ऊपर से कि भाई हमको क्यों ऐसा इस तरह की चीज़ें कराई जाती है सर, ठीक है। इसमें एक बहुत बड़ा एथिकल एंगल भी निकल के आता है दोस्तों। एथिकल एंगल ये है कि भाई देखो, आर्ट कैन नॉट बी जज बाय मॉडर्निटी सर, ठीक है ना। आधुनिक मॉरलिटी के बेसिस के ऊपर आप ये कहोगे कि ये गलत था और ये सही था, कैसे हो पाएगा सर, ठीक है। अब ये महाशय नए नए हैं, म्यूजियम में जाते हैं, म्यूजियम में जाके ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को देखते हैं और सोचते हैं कि भाई देखो ये जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है ये मूलतः से विल सी की विदाउट एनी क्लॉथ्स है या न्यूडिटी के साथ आपको देखने को मिल जाती है। तो देखिए एक कंसेप्ट आता है प्रेजेंटिज्म का, जहां आप पास्ट को प्रेजेंट के साथ जज करने की कोशिश करते हो, प्रेजेंट वैल्यूज के साथ। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है सर, ठीक है। देखो हड़प्पन्स ने जो स्कल्पचर बनाए थे क्या आधुनिकता के नोशंस के साथ बनाए थे? हड़प्पन्स जो मूर्ति बना रहे थे क्या ये मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट को अपने ध्यान में रख के बना रहे थे? बिल्कुल नहीं, आपको देखने को मिल जाते हैं। एंशियंट स्कल्पचर्स और एंशियंट स्कल्पचर्स के केस में आप जो कल्चर देख रहे हो वो अलग था और ये कल्चर अलग है सर, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाती है कि आप कला को आधुनिक नैतिकता के आधार के ऊपर, आधुनिक मूल्यों के ऊपर कभी जज नहीं कर सकते। अगर आपको जज करना है तो तब के हिसाब से देखना पड़ेगा। आप याद करिए कि भारत के अंदर न्यूडिटी हैज़ नेवर बीन टाबू अराउंड सर, ठीक है। वाई? क्योंकि भारत में सैकड़ों धार्मिक संप्रदाय आपको देखने को मिल जाते हैं जो ऑलमोस्ट हमें पता चल जाता है कि निर्वस्त्र है, क्योंकि उनका ये मानना है कि हम हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ के रूप में, हमारी बिलीफ सिस्टम के रूप में हम कपड़ों का भी त्याग करते हैं। वी विल एक्चुअली लीव डाउन द क्लॉथ्स। वाई? बिकॉज वी बिलीव दिस इज अ फॉर्म ऑफ पोजेशन। ये भी एक प्रकार का हमारा प्रॉपर्टी का पार्ट है और प्रॉपर्टी हमें बेनिफिट्स नहीं देती है, प्रॉपर्टी हमें अटैचमेंट के अंदर रखती है। आप जैनियों को देखिए, आप आजीविकास को देखिए, ये सबके सब संप्रदाय कैसे थे। जैनियों में दिगंबर संप्रदाय आपको देखने को मिल जाता है जो कपड़ों का त्याग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ये मानना है, उनका ये थॉट है पूरा क्लियर कट कि भाई देखो हमें क्लॉथ्स को दूर कर देना चाहिए क्योंकि ये पोजीशन है, हमें बेनिफिट्स इसमें इसके अंदर डालेगा, एक तरह की चक्रव्यूह के अंदर डालेगा और हमें कभी मोक्ष प्राप्ति के लिए, हमें निर्वाण के लिए, हमें अपने आप को आगे जीवन में डिटैचमेंट के लिए नहीं लेके जा पाएगा सर, ठीक है। तो मॉडर्निटी को मॉडर्न रहने दीजिए, एंशिएंट को एंशिएंट रहने दीजिए। खास करके आर्ट को तो आधुनिक मॉरलिटी के साथ जज ही नहीं करना चाहिए। एंड इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओनली इंडस सिविलाइजेशन। वॉट विल यू डू विद दिस कल्चर्स अराउंड इंडिया के हिस्ट्री में? भाई जाके देख लो, कभी समझ लो भारतीय इतिहास को। खजुराहो को जाके देखोगे, कोणार्क को जाके देखोगे, दीदारगंज की यक्षिणी को जाके देखोगे, अजंता के अंदर जाके पेंटिंग्स को देखोगे, हर जगह के ऊपर आपको इस तरह के स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। ये स्कल्पचर्स ओपन प्लेसेस के अंदर है जहां जनता जा सकती है, विजिट कर सकती है, बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में पिकनिक में लेके जाया जा सकता है। वहां पे आप देखने की कोशिश करोगे तो कोई चीज कवर नहीं है। अब आज आपने टेक्स्ट बुक के अंदर कवर किया है, कल उठ के कोई आएगा और आके कहने की कोशिश करेगा कि डांसिंग गर्ल इज कवर्ड, शुड वी ऑल्सो कवर्ड दिस टाइप ऑफ स्कल्पचर एज वेल, जहां पे आपको बहुत सारे इरोटिक इमेजेस देखने को मिल जाते हैं। आप खजुराहो चले जाओ, यू गो टू खजुराहो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कोणार्क चले जाओ, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अजंता आप चले जाओगे, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहां पे आपको बहुत सारे पेंटिंग्स मिल जाएंगे,
स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगे। इस पेंटिंग स्कल्पचर्स के अंदर आपको बहुत सारी इरोटिक इमेजेस देखने को मिल जाती है। ये इरोटिक इमेजेस एक प्रकार के सेंसुअल आर्ट को दर्शाती है सर, ठीक है। ये सेंसुअल आर्ट को भी क्या आज नहीं तो कल हम लोग कवर करेंगे, क्या उसकी आर्टिस्टिक वैल्यू और आर्टिस्टिक रिकग्निशन जो होगी वो भी इसके बाद खत्म हो जाएगी सर, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पे आके रुकेगी नहीं दोस्तों, है ना, ये आगे भी जाएगी। कल उठ के यहाँ पे भी बोला जाएगा कि कवर कर दिया जाए सर, ठीक है। रियलिटी ये है कि कोई भी टेक्स्ट बुक होती है, अगर आप उसको टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हो, आर्ट की टेक्स्ट बुक के रूप में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आर्ट को आर्ट के रूप में ही रहने दीजिए। बच्चों को उसकी एस्थेटिसिटी सिखाने की कोशिश करिए, ऑथेंटिसिटी सिखाने की कोशिश करिए। कोई भी मॉडिफाइड इमेज आप जैसे करते हो तो उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है, राइट। तो मधुरिमा करके ये जो बुक है जिसके अंदर ये दिया गया है, इंटरेस्टिंगली हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है स्टैंडर्ड 6 की, अवर पास्ट करके, ये भी एनसीईआरटी की आती है, उसमें डाला हुआ है। एक और फाइन आर्ट्स की स्टैंडर्ड 11th की आती है, इंडियन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइन आर्ट्स, उसमें भी ऐसा का ऐसा ही डाला हुआ है। तो भाई एक किताब में करके क्यों कंट्रोवर्सी करवा रहे हो, व्हाट इज द पॉइंट अराउंड सर, ठीक है। और छोड़ दीजिए, भारत का संविधान देखने की कोशिश करिए सर, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(a) आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में कहता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी कहता है। क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर ये चीज आती है कि एजुकेशनल अथॉरिटी आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को मॉडिफाई करके बच्चों को दिखाए सर, एक हाफ बेक इंफॉर्मेशन के रूप में बताए सर, ठीक है, राइट। तो ये तो बच्चों को कैद करने की बात आ जाएगी, जहां कहा जाएगा कि देखो भाई ऐसा ही है, तुम्हें जैसा सीखना है सीखिए सर। वो छोड़ दीजिए, हम सिखाते हैं आर्टिकल 51(a) के अंदर ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें हमारे हेरिटेज और कल्चर को पता होना चाहिए। अब बच्चों को ओरिजिनल हेरिटेज और कल्चर के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा, जब वो पहली बार इमेज देखेंगे तो कितना शौक लगेगा सर, ठीक है। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए, आर्टिकल 51(a)(h), अगर आपको पता होगा डीपीएसपी के रूप में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जहां हम कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर। अब साइंटिफिक टेम्पर तो तब होगा जब इतिहास अच्छे से सिखाएंगे, साइंटिफिक टेम्पर तो तब होगा जब कल्चर अच्छे से बताएंगे, साइंटिफिक टेम्पर तो तब होगा जब वो तार्किकता के रूप में, रैशनैलिटी के बेसिस में अपने कल्चर, सिविलाइजेशन, वैल्यूज के ऊपर प्राउड होगा कैंडिडेट। यहां तो उल्टा हो रहा है। तो मूल कहानी यहां पे ये निकल के आ जाती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव है, यहां पे भी ये खरा नहीं उतरता है। वो तो छोड़ दीजिए यार, देखो हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी वर्सेस सोशियो पीडागोजिकल सेंसिटिविटी का एक बैलेंस करने की आवश्यकता है। देखिए हिस्ट्री में जो चीज़ तथ्य होती है वो तथ्य होती है, वो चाहे कला, संस्कृति, कोई भी विषय आपको देखने को मिलता रहता है सर, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि क्लासरूम डायनामिक्स को मैनेज करने के लिए सोशियो पीडागोजिकल, पीडागोजी बेसिकली एक आर्ट है, मतलब एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप बच्चों को सिखाते हो, नॉलेज सिखाते हो, डाइवर्स लोगों को साथ में इंक्लूड करके लेके आना है, जहां आप चाहते हो कि रिस्क फ्री एजुकेशनल इमेजरी होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय भी नहीं है सर, ठीक है। पर जो तथ्य है उसको तथ्य के रूप में रखिए ना। मेरे हिसाब से आप दुनिया के कोई भी किताबों को देख के लो सर, ठीक है, कितनी भी सिविलाइजेशंस को देखो, ग्रीक्स को देखने की कोशिश करोगे आप, रोमन्स को या रेनेसो पीरियड की आर्ट फॉर्म देखोगे, आप इजिप्शियन आर्ट फॉर्म देखोगे, इन सब के अंदर आपको कहीं ना कहीं वी विल सी की हिस्टोरिकल न्यूडिटी देखने को मिलती रहती है, राइट, ओके। उसमें कोई भी सेंसरशिप नहीं लागू की गई है, क्योंकि उनके कल्चर्स ने देखा कि भाई जो जैसा था वो वैसा था सर, ठीक है। हमें बच्चों को वही सिखाना है। मेन हमें यहाँ पे क्या करना है, मेन हमें यहाँ पे एक स्टेक होल्डर का बेसिकली ध्यान रखना है। देखो बच्चों को भी समझाना है, टीचर्स भी कंफर्टेबल होने चाहिए, पेरेंट्स भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, हिस्टोरियंस, एनसीईआरटी, म्यूजियम्स, इन सब का एक स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए सर, ठीक है। एनसीईआरटी के केस में उनको बैलेंस करने की आवश्यकता है, जहां वो पब्लिक सेंसिटिविटी को ध्यान में रखे। मेरा तो ये मानना है कि आप बच्चों को ये नहीं सिखा सकते कि बेटा ये इमेज क्यों बनाई गई थी, आप कंटेक्स्ट क्यों सेट नहीं कर पाते। टीचर्स, हिस्टोरियंस, एनसीईआरटी और पेरेंट्स अगर बच्चों को कंटेक्स्ट सेट करके दे दे कि भाई देखो तब ऐसा हुआ करता था, तब उन लोग के पास उतनी नॉलेज नहीं थी, या वो इस तरह से सोसाइटी को परसीव करते थे, राइट। अगर आप कोई भी चीज़ का कंटेक्स्ट और हिस्ट्री के अंदर में टाइम और स्पेस का एनालिसिस करवा के उनको बताओगे कि भाई देखो जगह भले आज की वैसी रही है, पर समय उस टाइम पे अलग था, तो उसके केस में बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा, रेदर देन आप उसको ब्लैकआउट कर दोगे। ब्लैकआउट करोगे बच्चा और क्यूरियस होगा, कहीं और लैंड हो जाएगा सर, ठीक है। आज की इंटरनेट की दुनिया के अंदर इतनी वल्नरेबिलिटी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ बच्चों को क्यूरियोसिटी डेवलप करने की जगह हम उनको इस तरह से रोकने की कोशिश करेंगे रेदर देन डेवलपिंग कंटेक्स्ट, तो ये आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर कितना इंपैक्ट करेगा आप देखने की कोशिश करिएगा सर, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल गोल क्या होना चाहिए,
हम ऑथेंटिक हिस्ट्री पढ़ाएं, हम सेंसिटिव चीज़ों को सेंसिटिव वे के अंदर कंटेक्स्ट सेट करके एक्सप्लेन करें और रियलिटी बताएं कि भाई देखो आज की तारीख में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, पर तब अगर ऐसी इमेज बनी थी तो वो उसके पीछे का रीज़न क्या था सर। ठीक है, ये डिबेट मूलतः से खाली और खाली ब्रॉन्ज की फिगर के ऊपर नहीं है, याद रखिएगा। ये डिबेट इसके ऊपर है कि समाज अपने पास्ट को कैसे देखता है। एजुकेशन में सेंसिटिविटी उतनी इंपॉर्टेंट है, पर हिस्टोरिकल फाउंडेशन, आर्ट, कल्चर की नॉलेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलती रहेगी। फंडामेंटल क्वेश्चंस यहाँ से दो ही निकल के आ जाता है, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, प्रिजर्व द हिस्ट्री एज इट इज, हिस्ट्री जैसे चल रहा है, जैसा चलना चाहिए चलने दो सर। ठीक है, आज के मॉडर्न डे नॉर्म्स को भी आप बैलेंस करने की कोशिश करिए। एजुकेशन ऑथेंटिसिटी वर्सेस सेंसिटिविटी का बैलेंस करने की आवश्यकता है, राइट, ओके। और आज के यूथ को जो भी नॉलेज देना है वो हम उस हिसाब से देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्या है? इतिहास का ऑब्जेक्ट ये नहीं है लोगों को खुश करना है, इतिहास का ऑब्जेक्टिव है लोगों को जानकारी देनी है, तथ्य देने हैं सर। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। सिलेक्टिवली अलाइन करने से हम लोग के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, ये डिबेट थी, आपका क्या मानना है इसके ऊपर से ज़रूर से मुझे बताइएगा। आपको भविष्य में इंटरव्यू में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं, दे कैन आल्सो आस्क यू। और आपका खुद का कोई पर्सपेक्टिव होगा, ज़रूर से बताना कि एनसीईआरटी के द्वारा ये जो किया गया है ये कितनी हद तक आपको जायज़ लगता है। बाकी हिस्ट्री, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी सारे पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहते हो तो ज्वाइन करिए हमारे साथ अनअकैडमी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दी गई होगी, उसके अंदर ज़रूर से क्लिक करिएगा और आप ये कोड यूज़ करेगा PN लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। हमारे मेंस के बैचेस चल रहे हैं, हमारी नई बैचेस भी शुरू हो गई है 2027 और 2028 के लिए, और मैं आपको हिस्ट्री, कल्चर और भी एथिकल रिलेटेड एग्जाम्पल्स बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।